genitalia, it is anteriorly by mons veneris, lateral side में labia majora होता है और पीछे की तरफ perineum posteriorly. और internal organs में started from the vagina, वजाइना के बाद यूट्रस आता है, साइड्स में फेलोपियन ट्यूब्स और फेलोपियन ट्यूब्स आर अटैच्ड टू ओवरीज, और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्रेस्ट. अबाउट द यूट्रस, उसके डायमेंशंस के बारे में 3 to 1 इन इंचेस. यहाँ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर्स एंड थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर्स. यूट्रस इज अ थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन्स विथ नैरो ल्यूमन. उसका ल्यूमन नैरो रहता है और उसकी वॉल्स थिक रहती है, एज यू कैन सी हियर इन द फिगर ऑल्सो. ल्यूमेन इज नैरो एंड वॉल्स आर थिक. ये पिंक में जो शो हो रहा है दैट आर वॉल्स, और ल्यूमेन इसका नैरो है. प्रेजेंट इन द पेल्विस बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम. एंटीरियर सरफेस पे उसके यूरिनरी ब्लैडर रहता है और पीछे की साइड पोस्टीरियरली रेक्टम रहता है, और पेल्विक कैविटी में है ये ऑर्गन. इसका नॉर्मली वेट 50 to 70 ग्राम्स रहता है और वॉल्यूम इसका 10 to 20 ml रहता है. बट इन प्रेगनेंसी वेट इंक्रीजेस अप टू 1000 ग्राम्स एंड वॉल्यूम अप टू 5 लीटर्स. यूट्रस के पार्ट्स में अगर उसको डिवीजन किया जाए तो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, बॉडी और सर्विक्स. बॉडी इज लार्ज अपर पार्ट एंड सर्विक्स इज लोअर सिलिंड्रिकल पार्ट. Here you can see body and cervix. It is the lower part and cylindrical in shape, and it is the upper part and large in size. The body forms upper 2/3 of and cervix forms lower 1/3. Junction between the body and cervix is circular constriction called isthmus. वो एक constricted area बन जाता है, that is isthmus. It's about 0.5 centimeters. The point of fusion between the uterine tube and body is called cornu of uterus. तो जहां बॉडी और सर्विक्स का जंक्शन होता है दैट इज isthmus, और जहां बॉडी और यूटेरिन ट्यूब का जंक्शन होता है दैट इज cornu of uterus. दैट एरिया इज cornu of uterus. यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब से इसका जंक्शन होता है और ये isthmus है सर्विक्स से. About the body, above the opening of the uterine tube, dome-like end is called fundus. डोम शेप जो ऊपर का एरिया है दैट इज फंडस. स्मूथ मसल टिश्यू ऑफ बॉडी इज 2.5 सेंटीमीटर्स थिक. आउटर मस्कुलर ऑर्गन है, थिक मस्कुलर लेयर है, नैरो ल्यूमन है, ये हमने पहले पढ़ा था. तो जो स्मूथ मसल्स रहती हैं वो 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस तक रहती हैं, और दोनों साइड बायलेटरल होगा तो अबाउट 5 सेंटीमीटर एरिया, मतलब वो पूरा पेरिफेरल रहेगा तो अच्छा एरिया कवर करता है. और मसल्स भी लेयर्स में रहती है. तो बाहर की तरफ जो मसल्स रहती है दैट आर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स. बीच में जो मसल्स रहती हैं दैट आर क्रिसक्रॉस विच कंटेन्स ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिविंग लिगेचर्स. कि मिडल लेयर ऑफ मसल्स में ही ब्लड वेसल्स वगैरह जाती हैं, और अंदर की तरफ जो मस्कुलेचर होगा दैट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर फाइबर. अबाउट द isthmus, it forms a lower uterine segment at 24 weeks. ये जेस्टेशनल पीरियड की बात हो रही है, और कंप्लीट्स एट द लेबर. At term means when the fetus is fully developed, 70% isthmus and 30% of cervix form the lower uterine segment. तो जब 24 वीक्स का फीटस है तो सिर्फ isthmus लोअर यूटेरिन सेगमेंट बनाता है, मीन्स की यूट्रस की तरफ जो पाल्पेबल होगा दैट इज isthmus ओनली. और जब फुली टर्म बेबी होता है तो सर्विक्स प्लस isthmus फॉर्म द लोअर यूटेरिन सेगमेंट. मीन्स सब परवजाइनल एग्जामिनेशन में नीचे की तरफ सर्विक्स प्लस isthmus दोनों ही पाल्पेबल होगा. इसका मतलब ये है. इन लेबर लोअर यूटेरिन सेगमेंट मेजर्स 10 सेंटीमीटर. मीन्स इसी लैंग्वेज से डायलिटेशन को मेजर किया जाता है कि अब मीन्स बेसिकली फिंगर्स में करते हैं. 3 लूज फिंगर्स इज अबाउट 10 सेंटीमीटर्स. तो उससे ही वो जो मेजर करते हैं कि कितना सर्वाइकल ओपनिंग है, दैट इज पैसेज इज रेडी टू कम आउट द फीटस. तो उसकी मेजरमेंट की बात हो रही है, आगे आपको ज्यादा क्लियर होगा. ना एंटीरियर सरफेस, जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी बात की थी, तो फ्लैट होता है और डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. एज यू सी इन द फिगर, it is directed downwards and forwards, and it is a flat surface. आगे की तरफ इसके
यूरिनरी ब्लैडर है, और इसका जो कनेक्टेड एरिया है यूट्रोवेसिकल पाउच। अदर देन दैट मीन्स बॉडी की तरफ से यूट्रोवेसिकल पाउच एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और सुप्रावाजाइनल पोर्शन ऑफ सर्विक्स में पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड लूज एरियुलर टिश्यू, और वेजाइनल पोर्शन में एंटीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना, एंड पीछे की तरफ रेक्टम से होते हुए सिमिलरली इट एंड्स टू द पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना। लेट्स सी हियर, posterior surface covered by the peritoneum to the posterior fornix reflects anterior aspect of the rectum forming rectouterine pouch. That's uterus. ये पेरिटोनियम आया अपर सरफेस में, फिर रेक्टम एंड देन फिर फॉर्निक्स। तो यही इस डिटेल में यहाँ कहा है, इट रिफ्लेक्ट्स द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ रेक्टम फॉर्मिंग द, और इसके बीच में जो पाउच है दैट इज पाउच ऑफ डुग्लास। तो टुवर्ड्स बॉडी रेक्टोयूटेरिन पाउच विथ कॉइल्स ऑफ इलियम एंड सिग्मोइड कोलोन। तो बॉडी की तरफ पोस्टीरियरली क्या आता है, रेक्टोयूटेरिन पाउच आता है, एंड इलियम और कोलोन सिग्मोइड कोलोन के कॉइल्स है। सुप्रा वेजाइनल पोर्शन की तरफ क्या है, रेक्टोयूटेरिन पाउच विथ कॉइल्स ऑफ इलियम एंड सिग्मोइड कोलोन, और सर्विक्स की तरफ पोस्टीरियर फॉर्निक्स है। अब राइट एंड लेफ्ट लेटरल बॉर्डर्स में क्या है, वो अटैचमेंट है। जैसे कि हमने कहा कि यूट्रस अपनी जगह पे कैसे स्टैग्नेंट है या बंधा हुआ है, इट इज थ्रू द लिगामेंट्स। Ligaments provides attachment to the uterus. They are rounded and related to the uterine artery. It provides attachment to the broad ligament of uterus. Round ligament is attached to the anterior-inferior to the tube. Ligaments ovary attached posterior-inferior to the tube, and Mackenrod ligaments from internal os down to the supravaginal cervix to lateral vaginal wall. इसे पूरा दिया laterally body of uterus to the broad ligament, uterine artery and supravaginal portion of cervix, ureter and uterine artery, vaginal portion of cervix, lateral fornix of vagina. ये कैसे कैसे बाउंड्रीज हैं कि यूट्रस की जो बॉडी है, जैसा हमने पढ़ा ना कि बॉडी और सर्वाइकल पार्ट में डिवाइडेड है, तो बॉडी की तरफ से ब्रॉड लिगामेंट है, और उस तरफ फिर लेटरली मींस दोनों साइड्स पे यूटेरिन आर्टरीज आ रही हैं, और सुप्रा वजाइनल थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, वजाइना के ऊपर के साइड के पोर्शन में यूरेटर और यूटेरिन आर्टरीज आएंगी, और नीचे वजाइनल पोर्शन में लेटरल फॉर्निसेस ऑफ द वजाइना रहेंगे। अब ब्रॉड लिगामेंट क्या है, इट इज द डबल लेयर्ड पेरिटोनियम, जो ऊपर एब्डोमिनल कैविटी का पेरिटोनियम ही वही डबल लेयर्ड में नीचे की तरफ हो जाता है, और साइड्स ऑफ द यूट्रस टू द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस, और ये यूट्रस को पेल्विस की लेटरल वॉल से बांधता है। टू लेयर्ड स्ट्रक्चर है, पोस्टीरियर लेयर्स की मेसोवेरियम बनाती है, एंड इट इज पियर्स्ड बाय द फैलोपियन ट्यूबनेट। यू कैन सी हियर, दिस इज द एरिया ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ये पेरिटोनियम का ही डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, पोस्टीरियर लेयर इसकी मेसोवेरियम बनाती है, और फैलोपियन ट्यूबनेट से ये पेयर्स्ड है। और इसमें कंटेंट्स क्या क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स आएगा ब्रॉड लिगामेंट्स में, ओवेरियन वेसल्स आएंगी, यूटेरिन वेसल्स आएंगी, राउंड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट्स, ईपोऊफेरॉन, पैराऊफेरॉन, एंड ओवरीज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर लेयर। मींस बेसिकली देखा जाए तो इट इज नॉट एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ यूट्रस। ये देखेंगे आप इधर अगर, तो यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है, ये सर्विक्स वजाइना। तो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये पार्ट्स ही मेनली एनाटॉमिकल या फंक्शनली या फिजियोलॉजिकल काम आते हैं, बट ये लिगामेंट्स या एसेसरी ऑर्गन्स जो भी हैं साथ में जो उसको अटैचमेंट्स देते हैं, ये बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं है, बट यूट्रस जब पोजीशन पे रहेगा तभी उसका काम प्रॉपर हो पाएगा ना। तो ये एसेसरी या ब्लड सप्लाई उसको प्रॉपर मिलेंगी ऑर्गन्स को, तभी ना उसका काम पूरा हो पाएगा, कि यूट्रस की अपनी रिक्वायरमेंट्स होगी तो आगे रिप्रोडक्शन का काम होगा। तो ऑल दीज आर नॉट एग्जैक्टली द पार्ट, बट दे सपोर्ट्स द यूट्रस टू बी इन द पोजीशन or to have the nutrition, so these are also equally important. Now come to the cervix. It is the cylindrical organ measuring 2.5 centimeters. Cervix is divided into two parts, upper supravaginal part and lower vaginal part. Cervical walls are made up of the outer stroma, connective tissue containing collagen. Only 10 to 15% of smooth muscles are there. और secretions इसके alkaline होते हैं, thick होते हैं, scanty,
रिच इन म्यूकोप्रोटीन, फ्रक्टोज, NaCl। और आजकल जैसे कि प्रमोशंस काफी आप लोग मीडिया में देखते होंगे कि पी वॉश एंड ऑल दैट इज टू मेंटेन द pH only, and the cervical secretions are alkaline, as you can see here, and thick, scanty, rich in mucoprotein, fructose, and NaCl. Now, cavity of the uterus. It is small in comparison to its size due to thick muscular walls. जैसे कि हमने पहला पढ़ा था यूट्रस के इंट्रोडक्शन में कि थिक मस्कुलेचर विथ नैरो ल्यूमेन, तो कैविटी इज ल्यूमेन ओनली, तो इट इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज क्योंकि उसकी मस्कुलेचर या मस्कुलर वॉल्स उसकी थिक है। और इसका बेस जो है ऊपर की तरफ है, सपोज ट्रायंगल लाइक, तो आप इसमें इन्वर्टेड ट्रायंगल करोगे ना, तो बेस इसका ट्रायंगल का कहाँ ऊपर है और एपेक्स नीचे की तरफ। तो यही बात ये कहना चाह रहे हैं कि इसका बेस अबो है और एपेक्स नीचे है। It is triangular in coronal section. The implantation commonly occurs in the upper part of its posterior wall. It is slit in the sagittal section because the uterus is compressed anterior-posteriorly and its both walls are almost in contact. और फर्टिलाइजेशन जब होता है तो इम्प्लांटेशन इसकी ओवरी से यहाँ से एग रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब के थ्रू आता है और स्पर्म्स यहाँ जाते हैं, तो इम्प्लांटेशन अकर्स इन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वॉल। अपर में भी पोस्टीरियर वॉल की तरफ फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। ये डिटेल्स फर्टिलाइजेशन में आपको क्लियर होंगी। नाउ कैविटी ऑफ द सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल। इट इज स्पिंडल शेप्ड कैनाल, ब्रॉडर इन मिडल एंड नैरो एट द एंड्स। बीच की तरफ चौड़ी रहती है और एंड्स पे नैरो रहती है, सो दैट्स व्हाई इट्स स्पिंडल शेप। इन नलीपेरस वुमेन ऑस इज स्मॉल एंड सर्कुलर। नलीपेरस मीन्स जिनको कभी बेबी नहीं हुए, एंड इन मल्टीपेरस वुमेन दैट इज मोर देन 2-3 बेबीज द एक्सटर्नल ऑस इज लार्ज एंड ट्रांसवर्स। तो फिर इन मल्टीपेरस शेप चेंजेस एंड साइज ऑल्सो चेंजेस। नलीपेरस में स्मॉल एंड सर्कुलर है, मल्टीपेरस में ऑस इज large and transverse and presents anterior and posterior lips, as you can see in the figure। और लेफ्ट साइड वाला नलीपेरस का ऑस का है, that is circular and small, and right side वाला multiparous का है, that are os is large and transverse। Anatomical internal os and histological internal os. It is slight change in epithelium lies below the anatomical internal os and distance is 0.5 centimeters, means now ligaments जो उसको सपोर्ट करते हैं यूट्रस को अपनी पोजीशन पे। The ligaments of the uterus are classified into 2 types। अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ट्रू लिगामेंट्स होते हैं, एक फॉल्स लिगामेंट होते हैं। फॉल्स लिगामेंट्स आर द पेरिटोनियल फोल्ड्स whereas the true ligaments are fibromuscular bands। फॉल्स लिगामेंट जो है पेरिटोनियम ही फोल्ड करके लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है, और ट्रू लिगामेंट्स एक्चुअली में फाइब्रस और मसल से बने हुए बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। The false ligaments do not provide support to the uterus, while true ligaments provide support to the uterus। तो फॉल्स लिगामेंट में कैसे क्या है, ब्रॉड लिगामेंट्स जो कि हमने पहले पढ़ा कि इतना एरिया कवर करता है, बट वो एक्चुअल सपोर्ट नहीं देता। एक्चुअल सपोर्ट ट्रू लिगामेंट देते हैं, दैट आर राउंड लिगामेंट्स, पेयर में है दोनों साइड। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स, ये भी पेयर में है। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स एंड प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट्स, ये फाइब्रोमस्कुलर बैंड्स हैं और ये पेयर में मीन्स की दोनों तरफ लेटरली होते हैं। और ब्रॉड लिगामेंट्स और रेक्टो यूटेरिन फोल्ड्स पेयर्ड है, होते मीन्स दोनों तरफ होते हैं, बट दीज आर पेरिटोनियल फोल्ड। हाँ, इसका एरिया अच्छा खासा कवर किया रहता है, इसमें बाकी ऑर्गन पेयर्स करते हैं, उसमें से उसके थ्रू जाते हैं, बट जो यूट्रस को होल्ड करने का असली काम है वो ट्रू लिगामेंट्स करते हैं। एंड यूट्रोवेसिकल फोल्ड एंड रेक्टोवेजाइनल फोल्ड। यूट्रोवेसिकल फोल्ड हमने कहाँ पढ़ा था, आगे की तरफ जो ब्लैडर से बन रहा था, और रेक्टोवेजाइनल पोर्ट जो पोस्टीरियरली रेक्टम के से बन रहा था, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। तो ये अनपेयर्ड है और ये मीन्स एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बट इनका कोई बहुत फंक्शन नहीं है। नाउ सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस। प्राइमरी सपोर्ट जो है यूट्रस का, फाइब्रोमस्कुलर, जो ट्रू लिगामेंट्स हमने बात की, मस्कुलर, फाइब्रोमस्कुलर में भी लिगामेंट्री सपोर्ट बी में जैसा आप देखेंगे इसमें प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, ये हमने लिगामेंट्स की बात की। या तो कुछ मस्कुलर ऑर्गन्स भी उसको सपोर्ट करते हैं, लाइक पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी एंड यूरोजेनाइटल डायफ्राम। या कुछ फेसिया भी इसको सपोर्ट करते हैं, लाइक एंडोपेल्विक फेसिया, वेसिको वेजाइनल फेसिया, रेक्टो वेजाइनल फेसिया। तो ये सब प्राइमरी सपोर्ट देते हैं।
यूटेरिन एक्सिस होती है या राउंड लिगामेंट्स, ये सब प्राइमरी सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं यूट्रस को। नाउ सपोर्ट ऑफ द यूट्रस, अपर, ऊपर की तरफ से कौन सपोर्ट दे रहा है, मिडल साइड में यूट्रस को कौन सपोर्ट दे रहा है, और यूट्रस के लोअर सेगमेंट को कौन सपोर्ट दे रहा है। तो इस बेसिस पे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सपोज लाइक यहाँ पे ऊपर का क्लासिफिकेशन हमारा था लिगामेंट्स का, फॉल्स लिगामेंट्स एंड ट्रू लिगामेंट्स में। अब इसमें भी कुछ ना कुछ रोल तो सबका है, तो कौन ऊपर के साइड से यूट्रस का जो बॉडी है उस तरफ से कौन सपोर्ट कर रहा है या सर्विक्स की तरफ से, तो ये इस तरह का क्लासिफिकेशन है। अपर में राउंड लिगामेंट्स, इट इज द फाइब्रस कॉर्ड from uterine end to the internal inguinal ring to the labia majora. Hooks around the inferior epigastric artery, peritoneum processus vaginalis, canal of Nack, means basically ऊपर के साइड से जाता है इंटरनल इंग्वाइनल रिंग और इन सब एरियाज में यूट्रस को सपोर्ट करता है। लाइक यू कैन सी हियर, ये राउंड लिगामेंट क्या, ये फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है लगभग 12 सेंटीमीटर का, यूटेरिन एंड से फिर इंग्वाइनल रिंग की तरफ जाते हुए और उसको सपोर्ट देता है। ना ब्रॉड लिगामेंट, और साथ ही ब्रॉड लिगामेंट ऊपर की तरफ सपोर्ट देता है। एंड इन मिडल, बीच के पार्ट में कौन सपोर्ट करता है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, सुप्राफेशिया ऑन द पेल्विक वॉल एंड प्यूबो सर्वाइकल, सर्विक्स और वेजाइना से प्यूबिस को सपोर्ट करता है, या यूट्रोसैक्रल सर्विक्स में को S2 वर्टिब्रा में। और ये मेंटेन द एंटीवर्जन, वो एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शंस दो पोजीशंस होती हैं यूट्रस का कंपैरेटिव लेके सर्विक्स को पेन को, वो आगे की स्लाइड्स में आएगा। तो उसको मेंटेन करता है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। एज यू कैन सी हेयर, मतलब ये डायग्रामेटिक वे में दिखाया गया है, ये ओपनिंग्स के थ्रू, ये रेक्टम, दिस इज सर्वाइकल ओपनिंग, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। तो ये मिडल में है, दैट इज पोस्टीरियर, दैट इज एंटीरियर। तो इसको मिडल में कौन सपोर्ट कर रहा है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। इस सर्विक्स को लेटरल वॉल से ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट सपोर्ट कर रहा है, इसको यहाँ से बांधा हुआ है। और प्रोलैप्स वगैरह जैसा आपने सुना होगा ना, तो इसमें लिगामेंट्स ही लूज हो जाते हैं, तो वो यूट्रस या बाकी स्ट्रक्चर्स आगे की तरफ आ जाते हैं, ये लिगामेंट्स के लूज होने के कारण। और ये इसको इस तरफ से कौन, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट सैक्रम में जोड़ के, सर्विक्स या यूट्रस को सैक्रम से जोड़ के यूट्रोसैक्रल लिगामेंट सपोर्ट कर रहा है। और एंटीरियरली कौन सपोर्ट कर रहा है, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। ठीक है, तो ये मिडिल पार्ट में यूट्रस के सपोर्ट करते हैं। नाउ लोअर यूटेरिन सेगमेंट में यूरोजेनाइटल डायफ्राम, it is two-layered fibrous sheath between ischiopubic rami inserted posteriorly between two ischial tuberosities. तो टू लेयर्ड फाइब्रस स्ट्रक्चर्स है। तो सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम, इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम, सुपीरियर फेशिया ऑफ द पेरिडियम। तो ये इसका फेशिया और ये स्पेसेस बनती हैं। टू लेयर्ड है तो मीन्स ऊपर नीचे ये है, और ये बीच में दो स्पेस बनती है, डीप पेरिनियल स्पेस और सुपरफिशियल स्पेस। और इससे क्या क्या है, रूट ऑफ द क्लैटोरिस एंड मसल एसोसिएटेड विथ इट, बल्ब्स ऑफ द वेस्टिब्यूल एंड सराउंडिंग मसल्स, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, मीन्स ये सब उसके हमें ये पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। सपोज ये शीथ लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऊपर लाइनिंग है, नीचे लाइनिंग है, ये बीच में है, और ये स्पेसेस बने दो, और इसको ही सपोर्ट भी मिलता है इससे यूरोजेनाइटल डायफ्राम से, और इसके बीच में काफी सारे स्ट्रक्चर्स भी जाते हैं, क्रॉस करते हैं। तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं कि इसमें यहाँ पे रूट प्लूरा ऑफ क्लाइटोरिस एंड मसल्स, या इसको कैविनस, या बल्ब्स ऑफ वेस्टिब्यूल सराउंडिंग द मसल्स, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स जाते हैं, ब्रांचेस ऑफ इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी जाते हैं, और पोस्टीरियर लेबियल ब्रांचेस ऑफ पेरिनियल ब्रांच, मींस आर्टरीज वगैरह जो भी हैं, ट्रांसवर्स पेरिनियल ब्रांच ऑफ पेरिनियल ब्रांच, ये सारी आर्टरीज इन्हीं स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रेवल करती है। पोस्टीरियर लेबियल ब्रांच ऑफ पेरिनियल ब्रांच ऑफ पेडेंटल नर्व, पेरिनियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। तो नर्व्स, आर्टरीज एंड ग्लैंड्स all transfers to that only. Now levator ani, its origin from the back of the body of the pubis,
It is tendinous arc of the obturator fascia, spine of the ischium. Its fibers are divided into three parts: pubococcygeus, puborectalis, and ileococcygeus parts. तो ये लिवेटर एनाई पीछे की तरफ से इसको सपोर्ट करता है. नाउ पेरिनियल बॉडी में क्या है? पेरिनियल जो पोस्टीरियर इधर जाता है, पेरिनियल मेम्ब्रेन लेटरली. It is pyramidal shaped fibromuscular mass of 4 by 4 centimeters separates vulva vagina from the anus. It has many blend pubococcygeus, superficial and deep transverse perineae, eternal anal sphincter, bulbocavernous and posterior border. तो बेसिकली जो पोस्टीरियर साइड में है ये एंटीरियर स्ट्रक्चर तो ये और ये ओपनिंग है, सर्वाइकल ओपनिंग एंड रेक्टम ओपनिंग. तो इधर जो ये एरिया, एक्स्ट्रा एरिया जो रहता है मस्कुलर एरिया और फाइबर्स और मसल से फिल्ड एरिया जो रहता है, तो दैट इज पेरिनियल मेम्ब्रेन. एपिजियोटमी के टाइम भी स्ट्रेचेस हो जाते हैं एंड उसके थ्रू ही कट दिखे, अगर स्पेस कम है तो उसको बढ़ाया जाता है. तो इट इज 4 by 4 सेंटीमीटर. ये वल्वा वजाइना को एनस से सेपरेट करती है और इट मे ब्लेंड विद द प्यूबोकॉक्सीजियस सुपरफिशियल डीप ट्रांसवर्स पेरिनियम. और इन ऑर्गन्स मीन्स ये सब इसमें मिक्स्ड रहते हैं. डिलैंसिस दैट इज लेवल ऑफ सपोर्ट. ये सपोर्ट की ही बात होती है. सारे ऑर्गन्स के थ्रू ये यूट्रस एक अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे बना रहता है. तो बेसिकली आपको अगर इन शॉर्ट यूट्रस के बारे में है तो आप एनाटॉमी से पहले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव आपको एग्जाम में आता है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एग्जांपल देके कि एक्सटर्नल, इंटरनल और एसेसरी ऑर्गन्स में क्या क्या आएंगे. फिर यूट्रस का शेप एंड साइज बताएंगे. देन उसको किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है बॉडी एंड सर्विक्स में. फिर बॉडी में क्या क्या आएगा, डोम शेप स्ट्रक्चर, फंडस ऊपर की तरफ एंड नैरो ल्यूमेन इस्थमस के बारे में बताते हुए, और साइड्स में पेरिटोनियम ट्यूब्स एंड ओवरीज, ये बेसिक इंट्रोडक्शन करते हुए. फिर उसके एंटीरियर पोस्टीरियर बाउंड्रीज में क्या आएगा वो बताएंगे, लाइक यूट्रस एंड रेक्टम पोस्टीरियर सरफेस में. इन शॉर्ट यूट्रस, रेक्टम, व्हाट इज पाउच ऑफ डुग्लास या वेजिकोवेजाइनल पाउचेस, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन देते हुए. एंड एंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स कहाँ और कैसे है, एक बेसिक इमेज आपके दिमाग में होगी तो वो फिर चीजें करना आसान रहेगा. और राइट लेफ्ट लेटरल बॉर्डर्स में क्या क्या है, ब्रॉड लिगामेंट्स, नाउड लिगामेंट्स, लिगामेंट्स ऑफ ओवरी, मैकेनरॉड लिगामेंट, और लेटरली जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं लिगामेंट्स, यूट्रिन आर्टरी, यूरेटर एंड यूट्रिन आर्टरी, लेटरल फॉर्निस्टस ऑफ वेजाइना. और ब्रॉड लिगामेंट में क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं, लाइक fallopian tubes, ovarian vessels, uterine vessels, round ligaments, epiopheron, ovary attached to the posterior layer. या cervix में क्या शेप एंड साइज है, उसके सीक्रीशंस कैसे हैं, और यूट्रिन कैविटी कैसी है. तो ये बेसिक चीजें आपके ध्यान में रहेंगी तो इजी रहेगा. तो एक क्विक व्यू में भी आपका रिवीजन हो जाएगा. कैविटी कैसी होगी सर्विक्स की, नलीपेरस में कैसी, मल्टीपेरस में कैसे है, लिगामेंट्स को किस तरह क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स में, या तो उसके एरिया वाइज की सुपीरियरली कौन से लिगामेंट सपोर्ट कर रहे हैं, मिडल में कौन से, एंड लोअर सेगमेंट में कौन से लिगामेंट सपोर्ट कर रहे हैं, पेरिनियल बॉडी क्या है. तो ऑल दिस आर द बेसिक इंट्रोडक्शन. अब उसकी पोजीशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो normal position and axis of the uterus. Normally the uterus lies in the position of anteversion and anteflexion. What is anteversion and what is anteflexion? तो anteversion जो है, long axis of the cervix is bent on the long axis of the vagina. सभी हमने ऊपर पढ़ा ना cervix और vagina के बारे में. तो पढ़ते टाइम तो हम लोगों ने इसको देखा, मीन्स जस्ट टू सिंप्लीफाई, ये जैसे कि हमने देखा ना कि यहाँ पे सब चीजें सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में ही बता रहे हैं कि ये सर्विक्स, वजाइना, यूट्रस. तो बट एक्चुअली में नहीं रहता, इन सब के बीच में कुछ कुछ एंगल्स बने रहते हैं, कुछ बेंट टाइप होता है. तो उसी को ही एंगल ऑफ एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन कहते हैं. सो व्हाट इज दैट.
So normally the uterus lies in the position of anteversion and anteflexion. Anteversion, the long axis of cervix is bent on the long axis of vagina at the angle of 90 degree. ये वजाइना और ये सर्विक्स ये इस एंगल में रहते हैं, ऐसा जैसा कि हम लोग ने इसमें पढ़ा कि ये यूट्रस और सर्विक्स और वजाइना ऐसा नहीं रहता है। ये वजाइनल ओपनिंग है तो सर्वाइकल ओपनिंग थोड़ा सा 90 डिग्री लेते हुए है, और ये जो एंगल बनता है सर्विक्स और वजाइना के बीच में, दैट इज एंगल ऑफ एंटीवर्जन एंड इट इज 90 डिग्री। सिमिलरली एंटीफ्लेक्शन इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस इज बेंट एट द लेवल ऑफ इस्थमस। इस्थमस हमने पढ़ा था ना, जंक्शन जो है सर्विक्स और बॉडी का। तो the long axis of body of uterus is bent at the level of isthmus, that is internal os on the long axis of cervix, forming the angle of 170 degree. तो जो बॉडी ऑफ यूट्रस है वो सर्विक्स के लेवल पे बेंट रहती है, और ये पूरा जो एंगल बनाती है लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सर्विक्स से, तो वो 170 डिग्री का रहता है। लाइक यहाँ पे हमने बात की सिर्फ सर्विक्स, वजाइना और सर्विक्स के एंगल की 190 डिग्री, और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक बेंट है ना। तो बॉडी जो है वो भी इस्थमस की जगह पे बेंट हो रही है, तो ये जो बॉडी का बेंट है और ये जो सर्वाइकल एक्सिस यहाँ से जो गया है, तो इसका पूरे का एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन बनाती है लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स के थ्रू। ये सर्विक्स है, सर्विक्स को एक लंबे एक्सिस में ले जा रहे हैं, और इसका यहाँ पे जो बेंट है इस्थमस की तरफ, तो इसको पूरे बेंट को मिला के एक एंगल बनता है 170 डिग्री का, दैट इज एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन। तो यूट्रस का कोई अगर नॉर्मल पोजीशन या एक्सिस पूछेगा तो दैट इज एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन, और एंटीवर्जन किसके रेस्पेक्ट में है, वो सर्विक्स और वजाइना के रेस्पेक्ट में वो टिल्टेड रहता है 90 डिग्री, और एंटीफ्लेक्शन किसके रेस्पेक्ट में है, वो यूट्रस की बॉडी और सर्विक्स का जो प्लेन बना रहा है उसमें है, और वो बॉडी किस जगह पे मुड़ी रहती है, इस्थमस की तरफ बेंट रहती है, उसका एंगल बनता है 170 डिग्री का, दैट इज एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन। तो इस फिगर्स में देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। फंडस पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ब्लैडर एंटीरियरली, दैट इज एंटीफ्लेक्शन। एंड एंगल ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना स्ट्रेटेंड, ऑब्ट्यूज एंगल रेट्रोवर्जन, और फंडस पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रेक्टम इज रेट्रोफ्लेक्शन। ये देखिए नॉर्मल पोजीशन है वजाइना सर्विक्स यूट्रस की, ये एंटीवर्जन, ये यहाँ पे इधर बेंट हो रहा है और इधर भी बेंट हो रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल और 170 डिग्री का एंगल मेंटेन्ड है, तो इट इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, दैट इज एंटीफ्लेक्स्ड एंड एंटीवर्टेड। अब इसमें यहाँ पे रेट्रोवर्जन हो गया, दैट इज सर्विक्स और वजाइना के बीच में जो एंगल होना चाहिए, यहाँ ये 90 डिग्री नहीं आ रही है, देखिए स्ट्रेट की तरह जा रहा है, तो दैट इज रेट्रोवर्जन, यहाँ पे एंगल मेंटेन्ड नहीं है। और यहाँ पे रेट्रोफ्लेक्शन हो गया, देखिए ये उल्टे की तरफ जा रहा है यूट्रस, ये 170 डिग्री का एंगल मेंटेन नहीं है, तो दैट इज रेट्रोफ्लेक्शन। और यहाँ पे कोई भी एंगल मेंटेन नहीं है, तो दैट इज रेट्रोवर्जन एंड रेट्रोफ्लेक्शन बोथ। यहाँ ना ये एंगल मेंटेन है 90 डिग्री वाला, ना 170 डिग्री वाला, तो हियर इट इज बोथ रेट्रोवर्जन एंड रेट्रोफ्लेक्शन। तो ये एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स आप कह सकते हैं, नॉट मेंटेन्ड पोजीशन। तो नॉर्मल पोजीशन क्या है, एंटीवर्जन एंटीफ्लेक्शन। अगर सर्विक्स और वजाइना का एंगल डिस्टर्ब हो दैट इज रेट्रोवर्जन, और अगर फंडस पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रेक्टम पीछे की तरफ जाएगा दैट इज रेट्रोफ्लेक्शन। अगर दोनों ही एंगल डिस्टर्ब्ड है देन इट इज रेट्रोवर्जन एंड रेट्रोफ्लेक्शन। अब आर्टरीज क्या क्या सप्लाई कर रही है यूट्रस को, दो यूटेरिन आर्टरीज एंड पार्टली बाय दो ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी का कुछ पार्ट देता है, और यूटेरिन आर्टरी पूरी तरह से फुली सप्लाई करती है। यूटेरिन आर्टरी कहाँ से आ रही है, इट इज अ ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी।
इंटीरियर इलियक आर्टरी का ही ब्रांच है एंटीरियर डिवीजन का. इट क्रॉसेस द यूरेटर फ्रॉम अबव and it is water under bridge like structure. At the superior lateral angle of the uterus, it turns laterally along the uterine tube and terminates anastomosing with the ovarian artery. तो अगर एनाटमी में आपने पढ़ा होगा तो एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेस आगे जाके इंटरनल इलियक आर्टरी निकलती है और उसी इंटरनल इलियक आर्टरी में से यूटेरिन आर्टरीज निकलती हैं और एनास्टोमोस करती है ओवेरियन आर्टरीज के थ्रू वाटर अंडर ब्रिज स्ट्रक्चर. Now, fertilization and implantation. What is fertilization and what is implantation? Fertilization sperm और ovum का मिलना और implantation sperm और ovum मिलके भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाए ये जरूरी नहीं है. तो उसको यूटरस में इम्प्लांट होना भी जरूरी है, एक पोजीशन लेना भी जरूरी है जहां से उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे और फर्दर ग्रो कर सके. सो दैट इज इम्प्लांटेशन. बट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के पहले हम लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जानना जरूरी है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बट आज इन शॉर्ट फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन का एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं. प्रेगनेंसी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, what happens to the egg after the fertilization, how does the baby develop in the uterus. तो fertilization is the union of ovum and spermatozoa. जैसा कि अभी बताया, fertilization occurs in the outer third of the fallopian tube, the ampular portion. And the other term for the other conception, impregnation, fecundation. The critical time span during which the fertilization may occur is about 72 hours after the coitus. So what are the, अच्छा ये आप लोग समझ रहे हैं कि outer third portion of the fallopian tube, जैसे कि हमने यूट्रस का देखा था कि यूट्रस यहाँ से फेलोपियन ट्यूब्स निकल रहे थे एंड फिर ओवरी थी दोनों तरफ ऐसे सिमिलरली. तो इसका आउटर थर्ड जो होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद यूट्रस के पोस्टीरियर वॉल में फंडस की तरफ इम्प्लांटेशन होता है, वो हमने पढ़ा था. तो ये वही बता रहा है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द आउटर थर्ड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, द एम्पुलर पोर्शन. फेलोपियन ट्यूब भी 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, तो एम्पुलर पोर्शन में फर्टिलाइजेशन होता है. तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुलर पोर्शन पे. और उसके लिए अदर सिनोनिम्स क्या है? कंसेप्शन, इम्प्रेग्नेशन, फेसिनेशन. और क्वाइटस के बाद 72 आवर्स तक फर्टिलाइजेशन होने की चांसेस है. आपने मार्केट में देखे होंगे अनवांटेड 72 या इस तरह से आईपीएल वगैरह कई नाम मिलते हैं, उसका पीरियड रहता है विद इन 72 आवर्स. तो उसमें भी अगर सपोज विद इन 2 आवर्स ही फर्टिलाइजेशन हो गया एंड द फीमेल टेक्स द पिल आफ्टर 24 आवर्स, तो इट इज ऑफ नो यूज. क्योंकि इसका आपने सुना होगा कि पेशेंट कर गया है कि भाई हमने तो आईपीएल ली थी देन ऑल्सो आई कंसीव. तो रीजन इज दैट कि वो फर्टिलाइजेशन हो चुका है. हाँ, सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो स्पर्म एक्टिव रहता है वहां पे और यहाँ उतने टाइम तक, अगर 48 आवर्स तक वो ट्रेवल करते गए तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इन बिटवीन आईपीएल ले ली, वो हाई हॉर्मोन्स लेवल रहता है तो वो ओवम को डिस्टर्ब कर देता है, तो नहीं हो सकती प्रेगनेंसी. बट इफ इट इज देयर सो दैट पिल्स आर ऑफ नो यूज. तो इसको भी अनवांटेड 72 से भी यू कैन रिमेम्बर दैट क्रिटिकल टाइम स्पेंड ड्यूरिंग विच फर्टिलाइजेशन में अकर इज अबाउट 72 आवर्स. स्टेप्स क्या है फर्टिलाइजेशन में? फॉलोइंग ओव्यूलेशन एज द ओवम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स. ये इसके लिए वही बात हुई थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना जरूरी है. तो जैसा कि जब ओवम निकलेगा, इस फर्टिलाइजेशन भी कभी भी फर्टिलाइजेशन हो जाए नहीं, स्पर्म्स तो ड्यूरिंग कोइटस सीक्रेट होते हैं बट ओवम भी वहां होना चाहिए. और ओवम हर समय अवेलेबल नहीं रहता है, वो सिर्फ एक टाइम आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है जो, तो मेंस्ट्रुएशन के अप्रोक्सीमेटली इन नॉर्मल साइकिल 14 डेज पहले ओव्यूलेशन का टाइम रहता है. तो अगर वो ओव्यूलेशन के टाइम और वो कुछ ही टाइम के लिए ओवम वहां पे एक्टिव रहता है, तो ओव्यूलेशन टाइम के आसपास में हुआ और स्पर्म की लाइफ भी इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, इट इज अबाउट 72 आवर्स. तो फीमेल एक्टिव है और ओव्यूलेशन का टाइम भी है, तो उस दौरान फर्टिलाइजेशन हो सकता है. अदरवाइज नॉन फर्टाइल पीरियड में अगर कोइटस होता है तो देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन. So it is also this counseling is also important in some uneducated group about the conception, कि उनको पता ही नहीं रहता कि किस टाइम पे कंसीव करना है. So following ovulation के बाद as the ovum is excluded from the graft